तो आज हम एक बहुत बड़े सवाल को छेड़ने वाले हैं। एक असली मर्द होने का मतलब आखिर है क्या? क्या है सिर्फ पैसा, पावर, अच्छी गाड़ियों के बारे में है, जैसा हमें फिल्मों में दिखाया जाता है, या फिर इसकी जड़ें कुछ और गहरी हैं? आज हमारे पास जो सामग्री है वो इसी सवाल की पड़ताल करती है। हमारे पास पुरुषों के लिए 100 नॉन नेगोशिएबल नियमों की एक लिस्ट है, मतलब ऐसे नियम जिनसे कोई समझौता नहीं। साथ ही हाउ टू बी अ जेंटलमैन जैसी किताबों के कुछ अंश हैं, और मैस्कुलिनिटी पर न्यूजीलैंड का एक बहुत ही दिलचस्प मॉडर्न रिसर्च भी है। और आज हमारा मिशन सिर्फ इन नियमों को पढ़ना नहीं है, बल्कि इन्हें इन्हें आज के दौर के हिसाब से परखना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नियम चरित्र, अनुशासन और रिश्तों के बारे में जो बातें कहते हैं, क्या वो आज भी उतनी ही सच्ची हैं? ये सिर्फ एक मोटिवेशनल लिस्ट नहीं है, ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है जिसे हम आज की दुनिया के लेंस से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे खोल कर समझते हैं। सबसे पहली बात जो इन नियमों की लिस्ट को देख के मुझे समझ आई, वो ये कि इसका मकसद इंटरनेट पर दिखाए जाने वाले अल्फा मेल बनना नहीं है। ये छाती पीटने या दूसरों पर हावी होने के बारे में नहीं है, बल्कि ये अंदरूनी ताकत, अनुशासन और सम्मान पैदा करने के बारे में है। बिल्कुल। और यहीं पे नॉन नेगोशिएबल यानी अटल होने का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी हो जाता है। ये वो सिद्धांत है जिनके साथ आप कोई समझौता नहीं करते, चाहे हालात कुछ भी हों। ये आपके पर्सनल कोड की तरह है। जब आपके पास ऐसे सिद्धांत होते हैं तो आपको बाहरी दुनिया से वैलिडेशन की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि आपका आत्मसम्मान अंदर से आता है। ये आपके चरित्र की नींव है। इस 100 नियमों की सूची का पहला हिस्सा इसी नींव पर है, आत्मसम्मान और अनुशासन। कुछ नियम तो बहुत सीधे और सरल लगते हैं, पर गहरे हैं। जैसे नियम 1, तनकर खड़े रहें। सोर्स कहता है, आपका पोस्चर आपकी गैर मौखिक प्रबलता है। ये सुनने में मामूली लगता है, पर क्या वाकई इससे इतना फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा। ये सिर्फ दिखावे की बात नहीं है। जब आप तन कर खड़े होते हैं तो ये सिर्फ दूसरों को ही नहीं, बल्कि आपके अपने दिमाग को भी एक सिग्नल भेजता है। मनोविज्ञान में इसे पावर पोजिंग कहते हैं। आपका पोस्चर सीधे आपके आत्मविश्वास के स्तर को प्रभावित करता है। झुके हुए कंधे अनिश्चितता और कम आत्मविश्वास का संकेत देते हैं, जबकि सीधा पोस्चर बताता है कि आप अपने आप में सहज हैं। दिलचस्प है। एक और नियम है जो इसी से जुड़ा है, नियम 2, अपनी जुबान के पक्के रहें। उसे तोड़ना आपकी प्रतिष्ठा को खत्म कर देता है। ये तो हम सबने सुना है, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन आज की तेज रफ्तार दुनिया में, जहां लोग आसानी से वादे करके भूल जाते हैं, ये नियम कितना प्रैक्टिकल है? मेरे हिसाब से आज ये पहले से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज भरोसे की बहुत कमी है। जब आप अपनी जुबान के पक्के होते हैं तो लोग आप पर भरोसा कर सकते हैं। आपकी प्रतिष्ठा इसी भरोसे पर बनती है। जैसा कि जनरल ह्यू शेल्टन ने कहा था, अगर आपके पास सत्यनिष्ठा नहीं है तो आपके पास कुछ भी बनाने के लिए नींव नहीं है। आपकी जुबान आपकी करेंसी है। अगर वो खोखली है तो आप असल में दिवालिया हैं, चाहे आपके बैंक में कितने भी पैसे हों। सही बात है। और इसी में आत्मनियंत्रण वाले नियम भी हैं, जैसे नियम 4, साफ बोलें, बुदबुदाना कमजोरी की निशानी है, और नियम 9, नशे में धुत होने से बचें, खुद पर नियंत्रण रखें। ये सब मिलकर एक ही तस्वीर बनाते हैं कि आप अपने शरीर और दिमाग के इंचार्ज हैं। हाँ, और ये चरित्र की असली परीक्षा है। क्या आप अपनी इच्छाओं और आवेगों के गुलाम हैं या आप उनके मालिक हैं? आत्मनियंत्रण का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना और सही दिशा देना है। रूल्स फॉर माय अनबॉर्न सन किताब का सारांश भी इसी बात पर जोर देता है कि ईमानदारी और सम्मान एक व्यक्ति के चरित्र की चट्टान है। और ये चट्टान आत्मनियंत्रण से ही बनती है। ठीक है, तो अंदरूनी अनुशासन तो नींव है, लेकिन सवाल ये है कि ये अनुशासन बाहर की दुनिया में कैसे दिखता है, क्योंकि लोग आपको पहले आपके व्यवहार और आपकी प्रस्तुति से ही जानते हैं। और यहीं पर स्टाइल और ग्रूमिंग जैसी चीजें काम आती हैं, जिन पर इन नियमों में काफी जोर दिया गया है। और ये जरूरी भी है। कई लोग इसे सतही मानकर खारिज कर देते हैं, लेकिन आपका बाहरी व्यक्तित्व आपके अंदरूनी आत्मसम्मान का ही प्रतिबिंब है। ये दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सम्मान देने के बारे में है। बिल्कुल। जैसे कुछ नियम है। नियम 11, ऐसे कपड़े पहने जो फिट हों, ना कि सिर्फ महंगे कपड़े। नियम 6, अपने जूते चमका कर रखें। हाँ, लोग नोटिस करते हैं। और नियम 19, एक अच्छी घड़ी पहने, कोई दिखावटी खिलौना नहीं। ये सब नियम मिलकर एक बड़ी बात कह रहे हैं। दुनिया आपको वैसी ट्रीट करती है जैसे आप खुद को प्रेजेंट करते हैं।
ये दिखावा नहीं, बल्कि अपनी कहानी को कंट्रोल करने का एक तरीका है, बिना एक शब्द कहे। आपने बहुत अच्छी बात कही, अपनी कहानी को कंट्रोल करना। आपका पहनावा आपका पहला परिचय है। जब आप अपनी प्रस्तुति पर ध्यान देते हैं तो आप दुनिया को बता रहे होते हैं कि आप खुद को गंभीरता से लेते हैं, इसलिए उन्हें भी आपको गंभीरता से लेना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें, साफ जूते, फिटिंग के कपड़े, ये बताती हैं कि आप शीत सेक पर ध्यान देते हैं। और एक नियम है जिसने मुझे हंसा दिया, पर मुझे लगता है कि इसके पीछे एक गहरा मतलब है। नियम 20। 25 साल की उम्र के बाद स्कूल वाला बैकपैक इस्तेमाल करना बंद कर दें। अब इस पर बहस हो सकती है, लेकिन शायद ये मैच्योरिटी के एक नए चरण में प्रवेश करने का प्रतीक है। हाँ, ये नियम थोड़ा मजाकिया लगता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा पॉइंट है। ये उस बदलाव के बारे में है जब आप एक छात्र से एक पेशेवर या एक वयस्क की भूमिका में आते हैं। हालांकि कोई यह भी कह सकता है कि ये थोड़ा सतही है। क्या वाकई एक बैग से किसी की मैच्योरिटी तय होती है? शायद असली बात यह है कि आप अपने आप को किस कॉन्टेक्स्ट में कैसे पेश करते हैं। मुद्दा बैकपैक का नहीं, बल्कि आत्मजागरूकता का है। आत्मजागरूकता, ये एक अच्छा शब्द है, और ये शिष्टाचार वाले नियमों पर भी लागू होता है, जो इस लिस्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे नियम 21, सबके लिए दरवाजे खोलें, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है। ये शिष्टाचार को लिंग विशिष्ट बनाने के बजाय सार्वभौमिक सम्मान का कार्य बनाता है। यह बताता है कि आप अपने आसपास के लोगों के प्रति जागरूक हैं। यह मैं पहले वाली मानसिकता की ठीक विपरीत है। और भी कई नियम हैं जो इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं। नियम 26, भोजन के दौरान अपना फोन टेबल से दूर रखें। नियम 30, नाम याद रखें और उनका उपयोग करें। और मेरा पसंदीदा नियम 35, पहली मुलाकात में बोलने से ज्यादा सुनें। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल। हाउ टू बी अ जेंटलमैन किताब का सार इसी पर आधारित है। एक जेंटलमैन की पहली प्राथमिकता दूसरों को सहज महसूस कराना है। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं या जब आप फोन अलग रखकर पूरी तरह से उनकी बात सुनते हैं, तो आप उन्हें संदेश दे रहे होते हैं, आप महत्वपूर्ण हैं। यह सामाजिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक है और यह दिखाता है कि आपका ध्यान खुद पर कम और दूसरों पर ज्यादा है। ठीक है, तो हमने अंदरूनी अनुशासन और बाहरी व्यवहार की बात की, लेकिन मुझे ये नियम सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। नियम 61, दोष देने से पहले जिम्मेदारी लें। ये कहना बहुत आसान है, पर करना उतना ही मुश्किल। इसका असल मतलब क्या है? कि हर चीज हमारी गलती है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज आपकी गलती है, बल्कि इसका मतलब है कि हर चीज आपकी जिम्मेदारी है। गलती अतीत के बारे में है, लेकिन जिम्मेदारी भविष्य के बारे में है। आप शायद किसी बुरी स्थिति के लिए दोषी न हो, लेकिन उस स्थिति पर आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने जैसा है। दोष देना आपको एक पीड़ित बनाता है, जबकि जिम्मेदारी लेना आपको एक क्रिएटर बनाता है। वाह, ये एक बहुत शक्तिशाली अंतर है। और इसी से जुड़ा एक और नियम है जो बहुत साहस मांगता है। नियम 68, जब आप गलत हों तो स्वीकार करें। अपनी गलती मानना अक्सर कमजोरी की निशानी समझा जाता है, जबकि असल में ये बहुत बड़ी ताकत है। अपनी गलती स्वीकार करने से पता चलता है कि आपकी प्राथमिकता आपका अहंकार नहीं, बल्कि सच्चाई और सुधार है। ये आपको सीखने और बढ़ने का मौका देता है। जो व्यक्ति कभी अपनी गलती नहीं मानता, वो असल में एक ही जगह पर फंसा रहता है। और सीखने की बात से याद आया, नियम 66, जिज्ञासु बने रहें, सीखना कभी बंद ना करें। और एक बहुत ही आधुनिक और जरूरी नियम, नियम 64, अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करें। ये नियम पुरानी पीढ़ी के मर्द बनो, अपनी भावनाएं मत दिखाओ वाले विचार से कितना अलग है। आज के समय में ये क्यों इतना जरूरी हो गया है? ये आज के समय का सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक हो सकता है। ये एक तरह से स्टोइक मानसिकता को दर्शाता है। ये एक पुरानी फिलॉसफी है जो सिखाती है कि उन चीज़ों पर ध्यान दो जिन्हें तुम बदल सकते हो, जैसे अपनी मेहनत या अपना नज़रिया, और उन चीज़ों को स्वीकार करो जो तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हैं। अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना इसी का हिस्सा है। ये समझना कि कब मदद मांगनी है, कब ब्रेक लेना है, ये कमजोरी नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता और बुद्धिमत्ता का संकेत है। ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। अब रिश्तों की बात करते हैं, क्योंकि चरित्र की असली परीक्षा तो वही होती है। यहाँ कुछ नियम इतने स्पष्ट हैं कि उन्हें सच में नॉन नेगोशिएबल ही होना चाहिए। जैसे नियम 31, किसी महिला पर कभी हाथ न उठाएं, कभी नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती।
ये सम्मान की सबसे बुनियादी और अटूट रेखा है। इसके आगे कोई बहस या स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। बिल्कुल। और इसी तरह नियम 32, बिना बहस के नहीं का सम्मान करें। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ये इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? क्या ये सिर्फ सहमति के बारे में है, या ये पुरुषों को अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने के बारे में भी सिखाता है? ये दोनों के बारे में है। सतह पर यह सहमति का एक सीधा साधा नियम है, नहीं का मतलब नहीं होता है। लेकिन गहराई में ये आपके अहंकार और आपकी इच्छाओं पर आपके नियंत्रण की परीक्षा है। क्या आप किसी की सीमाओं का सम्मान कर सकते हैं, भले ही वह आपकी इच्छा के विरुद्ध हो? ये परिपक्वता का एक बहुत बड़ा संकेत है, ये समझना कि दुनिया आपकी इच्छाओं के इर्द गिर्द नहीं घूमती। और कुछ और नियम हैं जो रिश्तों में आपकी परिपक्वता दिखाते हैं। नियम 34, अपने पूर्व साथियों की बुराई ना करें। ये आपके बारे में ज्यादा बताता है। और नियम 39, अपने दोस्तों की जीत का जश्न बिना ईर्ष्या के मनाएं। ये नियम दिखाते हैं कि आप कितने बड़े दिल वाले हैं। हाँ, क्योंकि सार्थक रिश्ते वफादारी, सहानुभूति और भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर बनते हैं। जब आप अपने दोस्त की सफलता पर जेन्युइनली खुश होते हैं, तो ये दिखाता है कि आप एक टीम प्लेयर हैं, अकेले नहीं दौड़ रहे। और अपने पूर्व साथी की इज्जत करना दिखाता है कि आप अतीत का सम्मान करते हैं, भले ही वो खत्म हो गया हो। ये सब मिलकर एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर बनाते हैं जो न सिर्फ दूसरों का बल्कि खुद का भी सम्मान करता है। तो हमारे पास एक जेंटलमैन का ये क्लासिक ब्लूप्रिंट है। ये नियम सम्मान, सत्यनिष्ठा और आत्मनियंत्रण की बात करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये सब आज की मैस्कुलिनिटी पर चल रही बहस में कहाँ फिट बैठता है, क्योंकि आज टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जैसा शब्द बहुत इस्तेमाल होता है। और यहीं पर हमारे पास न्यूजीलैंड का वो दिलचस्प अध्ययन आता है। हाँ, और ये अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की एक आयामी सोच को चुनौती देता है। अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है जैसे सभी पुरुष एक जैसे होते हैं और उनमें कुछ स्वाभाविक रूप से टॉक्सिक होता है। लेकिन इन शोधकर्ताओं ने 15,000 से ज्यादा पुरुषों का विश्लेषण किया और पाया कि तस्वीर इससे कहीं ज्यादा जटिल और न्यूआंस्ड है। इस स्टडी की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जिन पुरुषों का उन्होंने विश्लेषण किया, उनमें से लगभग 90% लोग टॉक्सिक की उस कट्टर परिभाषा में फिट ही नहीं होते थे। असल में पुरुषों की सोच में बहुत विविधता है। इसे समझने के लिए उन्होंने 5 अलग-अलग ग्रुप या प्रोफाइल बनाए। बिल्कुल। और सबसे बड़ा ग्रुप जिसमें 35% से ज्यादा पुरुष थे, उसे उन्होंने एटॉक्सिक्स कहा। ये वो पुरुष थे जिनमें शत्रुतापूर्ण लिंग भेद या आक्रामकता जैसे कोई भी समस्याग्रस्त लक्षण नहीं थे। ये लोग पारंपरिक मर्दाना गुणों के साथ साथ सकारात्मक व्यवहार भी दिखाते थे। इसका मतलब है कि 1/3 से ज्यादा पुरुष उन नकारात्मक स्टीरियोटाइप्स में बिल्कुल फिट नहीं बैठते हैं। फिर 2 मॉडरेट्स यानी मध्यम समूह थे जो मिलकर 50% से भी ज्यादा थे। एक था LGBT टॉलरेंट मॉडरेट और दूसरा एंटी LGBT मॉडरेट। जैसा कि नाम से पता चलता है, दोनों में मुख्य अंतर यौन पूर्वाग्रह का था, लेकिन दोनों ही समूहों में आक्रामकता या शत्रुता जैसे टॉक्सिक लक्षण नहीं थे। यहाँ दिलचस्प बात यही है कि अगर आप इन 3 समूहों को जोड़ दें, एटॉक्सिक्स और दोनों मॉडरेट्स, तो आप लगभग 90% पुरुषों की बात कर रही हैं। ये बताता है कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का जो स्टीरियोटाइप मीडिया में दिखाया जाता है, वो असल में ज्यादातर पुरुषों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। लेकिन अध्ययन में ऐसे प्रोफाइल भी मिले जो शब्द से मेल खाते हैं, हालांकि वे अल्पसंख्यक थे। एक था बेनेवलेंट टॉक्सिक, जो लगभग 8% थे। ये कौन थे? ये दिलचस्प प्रोफाइल है। बेनेवोलेंट का मतलब है उदार या परोपकारी। ये वो पुरुष थे जिनमें महिलाओं के प्रति उदार लेकिन प्रतिबंधात्मक विचार थे। मतलब वो महिलाओं की रक्षा करनी चाहिए जैसी बातें तो करते थे, लेकिन एक पितृसत्तात्मक तरीके से, जहां महिलाएं कमजोर मानी जाती हैं और पुरुष रक्षक। ये ऊपरी तौर पर तो सकारात्मक लग सकता है, लेकिन असल में ये महिलाओं की भूमिकाओं को सीमित करता है। और अंत में सबसे छोटा समूह, सिर्फ 3.2%, जिसे हॉस्टाइल टॉक्सिक कहा गया। इस समूह में शत्रुतापूर्ण लिंग भेद, आक्रामकता और आत्ममुग्धता जैसे सबसे ज्यादा समस्याग्रस्त लक्षण थे। यह प्रोफाइल टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की आम धारणा से सबसे ज्यादा मेल खाता है। हाँ, और यही वो छोटा समूह है जिसके व्यवहार के कारण अक्सर सभी पुरुषों को एक ही तराजू में तौल लिया जाता है। सही। अब
अगर हम इसे वापस उन 100 नियमों से जोड़ें तो एक बहुत ही साफ तस्वीर उभरती है। जिन जेंटलमैन के नियमों पर हम चर्चा कर रहे हैं, सम्मान, सत्यनिष्ठा, भावनात्मक नियंत्रण, दया, दूसरों की सीमाओं का सम्मान, वे सीधे सीधे उस 35% एंटी टॉक्सिक प्रोफाइल के साथ जुड़ते हैं। तो आप कह रही हैं कि ये पुराने नियम असल में टॉक्सिक व्यवहार का तोड़ है। बिल्कुल, ये नियम कोई पुराने जमाने का आदर्श नहीं है। ये एक ऐसा प्रैक्टिकल मॉडल है जो उन व्यवहारों का खंडन करता है जिन्हें समाज आज हानिकारक मानता है। ये आधुनिक मैस्कुलिनिटी के लिए एक सकारात्मक ब्लूप्रिंट हो सकता है जो ताकत को आक्रामकता से नहीं बल्कि अनुशासन और सम्मान से जोड़ता है। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने पुरुषों के लिए 100 अटल नियमों की एक सूची से शुरुआत की जो सुनने में शायद थोड़ी पुरानी लग सकती है। और हमने देखा कि ये नियम सिर्फ जूते चमकाने या दरवाजे खोलने जैसी सतही चीजों के बारे में नहीं है। ये आत्मसम्मान, सत्यनिष्ठा और आत्मनियंत्रण की एक मजबूत नींव बनाने के बारे में है। ये इस बात तक जाते हैं कि आप दूसरों के साथ खासकर मुश्किल हालात में कैसा व्यवहार करते हैं और सार्थक रिश्ते कैसे बनाते हैं। और फिर न्यूजीलैंड का अध्ययन एक आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है जो दिखाता है कि एक जेंटलमैन के सिद्धांत सम्मान, दया, वफादारी शायद आज के दौर में मास्कुलिनिटी के एक सकारात्मक मॉडल के रूप में पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हैं। ये उस टॉक्सिक लेबल को भी चुनौती देता है जो अक्सर सभी पुरुषों पर लगा दिया जाता है। तो अंतिम विचार ये है, 100 नियमों की सूची का अंत एक बहुत ही गहरे नियम से होता है, गरिमा के साथ मरे। ये एक अंतिम विचार को जन्म देता है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर तात्कालिक सफलता और बाहरी सत्यापन पर ध्यान केंद्रित करती है, एक ऐसे जीवन और चरित्र का निर्माण करने का क्या मतलब है जो अंत तक अपना मूल्य बनाए रखे। अगर किसी को इन 100 में से केवल एक नियम चुनना हो तो वो कौन सा नियम होगा जो उसकी विरासत को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित करे?